हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में चलिए। ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारत में यूरोपियों के आगमन की, और इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे पुर्तगालियों की। किस प्रकार से यहाँ पुर्तगालियों ने अपना प्रारंभिक व्यापार प्रारंभ किया, साथ ही साथ कई नीतियों का अनुसरण किया। मैंने आपको कहा कि अल्मेडा ने या आर्मेडा ने जो है अल्मेडा ने शांत जल नीति का अनुसरण किया था। ठीक है, वहीं से एक तरीके से इनका पूरा का पूरा व्यापार प्रारंभ हुआ, आगे चलता रहा। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अंत में, हालांकि पुर्तगाली जो थे, इन पुर्तगालियों के पास में लगभग 1559 ईस्वी के आसपास जब उन्होंने दमन के ऊपर अधिकार कर लिया था, तो उसके बाद लगभग हम लोग यदि स्थिति देखें तो 50 से ज़्यादा दुर्ग हो गए थे और 100 से ज़्यादा व्यापारिक बेड़े हो गए थे। किसके पास में? पुर्तगालियों के पास में। लेकिन फिर भी लंबे समय तक के लिए ये ज़्यादा जो है अपना शासन व्यवस्था को ये अक्षुण्ण नहीं बना पाए। इसके पीछे कारण क्या कारण था? एक तो मैंने आपको बताया कि 1580 में पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो गया। पुर्तगाल का स्पेन में क्या हो गया? विलय हो गया। मैंने आपको बताया था कि स्पेन का शासक था जिसका नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। इस फिलिप ने पुर्तगाल को स्पेन के अधीन कर दिया। ये जो संधि रही वो 1640 ईस्वी तक रही। 1588 में पुर्तगाल और स्पेन इन दोनों का एक संयुक्त बेड़ा था जिसका नाम था आर्मेडा। इस आर्मेडा को ब्रिटेन के द्वारा क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। और इसी के साथ ही साथ ध्यान रखना कि ये जो व्यापारिक एकाधिकार था बना हुआ था जो पुर्तगालियों का, ये व्यापारिक एकाधिकार एक तरीके से क्या हो गया था? समाप्त हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने बात की मेड्रिक संधि की। किसकी बात की? मेड्रिक संधि। मेड्रिक संधि में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना 1630 ईस्वी में हुई। किस किस के मध्य? पुर्तगालियों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य। पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य ये मेड्रिक संधि हुई। इस मेड्रिक संधि में क्या मूल बात क्या रही? मूल बात ये रही कि यहाँ पर एक समझौता हो गया कि साहब अंग्रेज और पुर्तगाली ये किसी भी व्यापारिक हित के लिए अब आपस में इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की टकरार नहीं होगी। इन दोनों की जो शत्रुता जो बनी थी आर्मेडा को लूटने के साथ ही साथ, इस शत्रुता को एक तरीके से क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि फिर पुर्तगालियों के पतन में और क्या कारण, सहाय कारण क्या रहा साहब? सहाय कारण रहा डचों का आगमन 1595 ईस्वी में। 1595 ईस्वी में भारत में डचों का आगमन हुआ। ठीक है ना? भारत में किसका आगमन हुआ? डचों का आगमन हुआ। और डचों के आगमन के साथ ही साथ पुर्तगाली और डचों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन डचों ने 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग को जीत लिया था। 1658 में श्रीलंका के ऊपर जो सिलोन द्वीप की जो हमने बात करी थी उसके ऊपर जो अधिकार था पुर्तगालियों का, उस पुर्तगाली अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। 1663 ईस्वी में जो है मालाबार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली डचों ने। तो एक तरीके से धीरे धीरे करके जो है ये पुर्तगाली जो थे ये अपने जीते हुए जो क्षेत्र थे ये क्षेत्र खोते हुए जा रहे थे। उसके बाद सबसे विशेष बात क्या? अंग्रेजों का आगमन। किसका आगमन? अंग्रेजों का आगमन। भारत में जो अंग्रेजों का आगमन हुआ वो 1599 ईस्वी में। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। लेकिन भारत में जब अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का बन सकता है, ध्यान रखना। क्या चीज? कि भारत में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ उस समय शासन किसका था बताओ? तो मुगल बादशाह थे। कौन? अकबर। लेकिन प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे? जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। तो ये अंग्रेजों का आगमन भी जो है ये पुर्तगालियों के दमन में या पुर्तगालियों के पतन में एक तरीके से सहायक कारण रहा। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत के ऊपर अधिकार कर लिया, महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। 1622 ईस्वी में फारस की सेना की सहायता से जो आर्मुज द्वीप था, इस आर्मुज द्वीप के ऊपर क्या कर लिया गया था? अधिकार कर लिया गया था। साथ ही साथ ध्यान रखना कि मराठों और मुगलों के द्वारा पुर्तगालियों का क्या कर दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया? विरोध करना प्रारंभ कर दिया गया। कैसे? केवल सुनना है, समझना। यहाँ से वैसे कोई वस्तुतः प्रश्न आपका बनता नहीं, लेकिन इस चीज को समझना। कैसे?
एक तो 1632 ईस्वी में शाहजहां के सिपह सालार थे जिनका नाम था कासिम खां। क्या नाम था? कासिम खां। इस कासिम खां ने पुर्तगालियों से हुगली में युद्ध करा और युद्ध करने के बाद हुगली के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो हुगली एक बार फिर जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था व्यापार के दृष्टिकोण से, ये भी इन पुर्तगालियों के हाथों से निकल गया। 1639 ईस्वी में मराठों ने सालसेट और बसीन जो वाला जो क्षेत्र था, इस बसीन और सालसेट के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फिर से यहाँ से जो है पुर्तगालियों का दमन हो गया। तो लगातार जो इन्होंने क्षेत्र जीते थे, ये क्षेत्र एक तरीके से धीरे धीरे करके इनके हाथों से निकलते चले गए। 1661 ईस्वी में तात्कालिक वहां ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय के साथ में पुर्तगाली राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। इस कैथरीन का क्या करवा दिया गया? विवाह करवा दिया गया। और यहीं पर पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई जो था वो किस में दे दिया? दहेज में दिया था। ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण आपका बिंदु बनता है, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, बात करेंगे हम लोग एक तो कार्ड्स पद्धति के बारे में, कार्ड्स पद्धति के बारे में, और साथ ही साथ कैथरीन वाली बात भी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। तो देखिएगा, मैंने फिर आपको कह रहा हूँ, हिस्ट्री को हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है, हमें सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ना है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है केवल और केवल उन्हीं के बारे में हम लोग ज़्यादातर जो है चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिएगा, क्या था कार्ड्स पद्धति? पहला ही बेसिक सा प्रश्न आपका ये बन जाता है कि कार्ड्स पद्धति वस्तुतः थे कि क्या थी? तो कार्ड्स पद्धति जो था वो समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगाली लोग एक परमिट जारी करते थे। समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगाली जो लोग हैं वो पुर्तगाली लोग क्या करते थे? एक परमिट जारी करते थे। यही चीज क्या कहलाती थी? आपकी कार्ड्स पद्धति कहलाती थी। अच्छा भाई, पुर्तगालियों का क्या मुख्य उद्देश्य क्या था इसको पीछे जारी करने के पीछे? तो ये पुर्तगाली, मैंने कहा ना कि हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित करने के हिसाब से, हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था थी जिसके तहत कोई भी भारतीय ध्यान देना, या अरबी व्यापारिक जहाज सागर में नहीं जा सकता था। अर्थात उन्हें पहले पुर्तगालियों से यह परमिट प्राप्त करना आवश्यक था। बिना परमिट के, मैंने कहा ना, पुर्तगाली लोग अपने आप को क्या कहते थे? समुद्र का स्वामी या सागर का स्वामी। एक तरीके से हिंद महासागर जो था इसके ऊपर उन्होंने एक तरीके से पूर्ण रूप से क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। भारतीय और अरबी जो जहाज थे, इन दोनों जहाजों को काली मिर्च और बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसा कहा जाता कि मुगल जो सम्राट हुआ करते थे, इन मुगल सम्राटों को भी वस्तुतः इन पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ता था। और विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख मिलता है अकबर का। किसका उल्लेख मिलता है? कि अकबर जितना महान शासक भी, यदि उसका कोई व्यापारिक बेड़ा जा रहा है हिंद महासागर के माध्यम से या सागर के माध्यम से, तो उसे पहले पुर्तगालियों से क्या प्राप्त करना पड़ता था? परमिट प्राप्त करना पड़ता था। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात समझ। अब एक चीज और, वस्तुतः समुद्री व्यापार के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? एक काफिला व्यवस्था प्रारंभ की। कौन सी व्यवस्था? काफिला व्यवस्था। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिएगा, कार्ड्स पद्धति का मतलब समझो पहले तो, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। सागर का स्वामी कहते थे। ठीक है, भारतीय
वह अरबी जहाज को समुद्र में जाने से पूर्व, समुद्र में जाने से पूर्व एक परमिट प्राप्त करना पड़ता था, एक परमिट प्राप्त करना पड़ता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बादशाह अकबर भी पुर्तगालियों से परमिट अर्थात कार्ड्स प्राप्त करते थे। भारतीय व अरबी जहाजों को काली मिर्च व बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। अनुमति नहीं थी। ठीक है, नोट। पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करने हेतु अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बन जाता है, ध्यान रखना कि ये जो पुर्तगीज थे, इन पुर्तगीज ने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी व्यवस्था चलाई थी। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पहली चीज तो कार्ड्स लेना पड़ता था। कार्ड्स का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, परमिट लेना पड़ता था। और दूसरी चीज क्या बेटा, ध्यान रखना, दूसरी चीज ये कि काफिला व्यवस्था लागू की उन्होंने। क्या लागू की, काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था का मतलब समझो कि भाई काफिला वस्तु तो है क्या। तो इस व्यवस्था के तहत क्या होता था कि स्थानीय जो छोटे व्यापारिक जो जहाजी बेड़े थे, इन जहाजी बेड़ों के साथ में एक पुर्तगाली व्यापारिक जहाजी बेड़ा साथ जाता था। अच्छा, पुर्तगाली इसके पीछे क्या कारण बताते, पुर्तगाली इसके पीछे सुरक्षा का कारण का जो है हवाला देते थे। क्या कहते थे कि साहब हो सकता है कि वहां पर समुद्री लुटेरे आ जाएं और समुद्री लुटेरे आपके जहाज को लूट ले, इसलिए हम तो आपको केवल और केवल क्या है, जो है सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी चीज को उन्होंने क्या कहा, काफिला व्यवस्था। अब इसका मूल उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य यह था कि वो ये देखते थे कि क्या कोई पुर्तगीज व्यापारिक क्षेत्र से बाहर जाकर के तो कोई व्यापार नहीं कर रहा है, क्या ये भारतीय जो जहाज जा रहे हैं ये, या अरबी जहाज जो जा रहे हैं ये पुर्तगालियों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। और पुर्तगालियों का जो व्यापारिक जो क्षेत्र है, इस व्यापारिक क्षेत्र से वो बाहर जाकर के तो व्यापार नहीं कर रहे। इसी के लिए उन्होंने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी, काफिला व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की थी, काफिला व्यवस्था। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कि काफिला व्यवस्था, काफिला व्यवस्था काफिला व्यवस्था प्रारंभ की जिसके तहत छोटे व्यापारिक जहाजों के साथ
पुर्तगालियों का एक जहाजी बेड़ा सुरक्षा के नाम पर साथ जाता था, सुरक्षा के नाम पर साथ जाता था। तो ये एक तरीके से क्या हो गई आपकी, मैंने हम लोगों ने दो चीजों की बात कर ली विशेष रूप में ध्यान रखना। एक तो हमने बात की कार्य पद्धति, ध्यान रखना कार्य पद्धति एक तरीके से क्या था, परमिट था, क्या था। और दूसरा हम लोगों ने बात कर ली किसकी, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने काफिला व्यवस्था अपनाई। कौन सी व्यवस्था अपनाई थी, काफिला व्यवस्था। ये केवल और केवल सुरक्षा के नाम पर थी, लेकिन इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो ये था कि वो ये सुनिश्चित करते थे कि कहीं भारतीय या फिर कोई अरबी जहाज पुर्तगाली व्यापारिक क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी दूसरे के साथ में कोई व्यापारिक संबंध तो स्थापित नहीं कर रहा है। आगे बात समझ, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये हमने एक तरीके से बात कर ली। अब अगली जो हम बात करने वाले हैं उसकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात करने वाले हैं देखिएगा, भारत पर पुर्तगाली प्रभाव, भारत पर पुर्तगाली प्रभाव। भारत पर पुर्तगालियों का क्या प्रभाव रहा, इन्होंने जो इतना यहाँ पर कार्य किया, एक तरीके से व्यापार किया, बहुत सारी चीजें की, तो इसका क्या प्रभाव रहा। देखो ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें अब हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके वन लाइनर प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली चीज तो ध्यान रखना कि भारत और जापान के मध्य व्यापार करने का श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों का। पहली चीज कि भारत व जापान के मध्य व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय, व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय ध्यान रखना किसको जाता है बेटा, पुर्तगीज को जाता है। पुर्तगालियों को, किसको, पुर्तगालियों को। भारत और जापान के मध्य जो व्यापार प्रारंभ हुआ वो किसकी देन है, एक तरीके से पुर्तगालियों की देन है। ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन करने का प्रयास प्रारंभ किया। ईसाई मिशनरी वस्तुतः पुर्तगालियों के ईसाई मिशनरी जिन्होंने भारत में आकर के भारतीय लोगों के का धर्म परिवर्तन का प्रारंभ प्रयास भी किसके काल के दौरान, पहली बार पुर्तगालियों के शासनकाल में। आगे चल करके यदि हम बात करें तो विशेष रूप से फिर अंग्रेजी शासनकाल में हम बात करते हैं, जहां आपको 1813 का चार्टर अधिनियम देखने को मिलता है, जहां पहली बार ईसाई मिशनरियों को एक तरीके से भारत में क्या चीज, भारत में ध्यान रखना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की एक तरीके से वैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। लेकिन ये जो लोग कर रहे थे ये एक तरीके से आपका क्या था, अवैधानिक था। 1540 ईस्वी में इन पुर्तगालियों ने गोवा के सभी जो हिंदू मंदिर थे, इन हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। और 1560 ईस्वी में गोवा में एक ईसाई धार्मिक न्यायालय की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ये बात ध्यान रखना, ये भी विशेष महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि ईसाई मिशनरियों ने भारत में लोगों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। ठीक है, 1840 ईस्वी तक, माफ करना 1540
1540 ईस्वी तक गोवा के सभी हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए गए। और यह भी आपके लिए विशेष तथ्य बन जाता है कि 1560 में भारत में पहली बार, एक तरीके से हम बात करें तो गोवा में पहली बार ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना कब की जा रही है? 1560 में। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये तो विशेष रूप से भारत के ऊपर क्या रहा? प्रभाव रहा। इसके अलावा हम लोग बात करें तो 1605 ईस्वी के आसपास मध्य अमेरिका से भारत में बहुत सारी चीजें आई। जैसे हम बात करें मध्य अमेरिका से क्या क्या चीज? तंबाकू आया। क्या आया? भारत में तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों का। ये जो तुम मिराज विराज खाते हो ना, ये किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। आगे बात समझिए। और भारत में पहली बार जो तंबाकू लाई गई वो जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके वस्तु थे। तो कौन लेकर के आए? पुर्तगाली। कौन लेकर के आए थे? पुर्तगाली भारत में तंबाकू का पौधा लेकर के आए। बाद में जहांगीर इन चीजों से इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि लगभग 1617 ईस्वी के आसपास तंबाकू निषेध अधिनियम भी बना दिया था उसने। उसके अलावा जो आप आलू खाते हो, रोज आलू खा के भालू जैसे हो जाते हैं, है ना, तो ये आलू जो है वो किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। मक्का, क्या चीज? अरे जो मक्का खाते हो आप, है ना, अमेरिकन भुट्टा खाते हो कई बार, है ना, बाहर आजकल सर्दियों के टाइम में आपको देखने को मिल जाता है ना। तो मक्का किसकी देन है? इसकी पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन। पपीता, है ना, किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। मूंगफली किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। अमरूद किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। आ गई बात समझ? बादाम हो गया, लीची हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, काजू हो गया, ये सारे के सारे जो चीज है, ये सारे की सारी चीजें कई देशों से भारत में किसके द्वारा लाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात बन जाती है, देखिए 1605-6 के आसपास, 1605-6 ईस्वी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का पौधा किसके काल में? ये भी बात ध्यान रखना, भारत लाया गया। इसके अलावा ध्यान रखना, आलू, मक्का, पपीता, है ना, पाइनएप्पल जिसको बोलते हो, अनानास, पाइनएप्पल, है ना, अनानास, ठीक है, बादाम, लीची, संतरा, ठीक है, काजू, ठीक है, इत्यादि पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। पुर्तगालियों की देन मानी जाती है।
ठीक है। तो ये हमने एक तरीके से बात कर ली है किसी पुर्तगालियों की। किसकी बात कर ली है? पुर्तगालियों की। अब एक विशेष चीज़ मैं आप लोगों के लिए एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है। हम भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम देखने वाले हैं, ठीक है ना। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या क्रम रहा, ठीक है। पुर्तगाली हम लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली आए, ठीक है। अब विशेष महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत में जो ये यूरोपीय कंपनी आई, इनका क्या क्रम रहा भारत में, ठीक है। इस संदर्भ में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? एक तो कंपनी के नाम की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, कौन से देश की थी, स्थापना कब हुई, ठीक है ना, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 3 बिंदु यहाँ पर विशेष रूप के आपसे बन जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कंपनी का नाम। कंपनी का नाम पहली चीज। दूसरी बात करेंगे तो यहां पर क्या आएगा आपका? देश। क्या चीज? देश, ठीक है। और तीसरा हम बात करेंगे स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष कि कब कब कौन सी कंपनी की स्थापना हुई, उस कंपनी का नाम क्या था। जैसे क्योंकि विशेष रूप से तो मुझे आपको पुर्तगाली का बताना था, तो इसीलिए हम लोग एक टेबल बना करके यहीं एक साथ इन सबको सल्टा लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली कंपनी का जो नाम मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा क्या? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। तो कंपनी का नाम, पहला का नाम क्या है? एस्तादो या एस्तादो भी मिलता है, ठीक है, द इंडिया, ठीक है। या इसी का आपको जो है दूसरा नाम देखने को मिलता है क्या? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को हम क्या बोलते हैं? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कौन से देश की होगी बताने की जरूरत है क्या? पुर्तगाल की। किसकी? पुर्तगाल की। इसकी बात करें यदि हम स्थापना की, तो स्थापना आप लोगों को पता ही है, ठीक है। क्या होगा? 1498 में। 1498 ईस्वी में इस कंपनी की एक तरीके से भारत में क्या हो गई है? स्थापना हो गई है। फिर मैंने आपको कहा कि पुर्तगालियों के बाद में भारत में वस्तुतः आए कौन थे? डच, 1595 में। लेकिन उनकी कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डचों के बाद में भारत में कौन आए? अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना डचों से भारत में पूर्व हो गई। भारत में पूर्व हो गई। डचों का आगमन भारत में अंग्रेजों से पूर्व हुआ, लेकिन कंपनी की स्थापना बाद में हुई। अंग्रेजों का आगमन, इसी को उल्टा बोल देंगे, अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद में हुआ, लेकिन व्यापारिक कंपनी की स्थापना पहले हुई। आपको सबको पता है कब हुई है? 1599 में। 1599। देश की यदि हम लोग बात करें तो देश आपका कौन सा आएगा? ब्रिटेन। देश आपका कौन सा आएगा? ब्रिटेन। अब देखो, बात करें कि ये जो ब्रिटेन जो थे, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, वास्तव में इस कंपनी का नाम बहुत ही छोटा सा है, कोई विशेष बड़ा नाम नहीं था, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों को पता ही है और यही नाम है ना। चलिए देखो, इस कंपनी का जो नाम था, क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ। द गवर्नर एंड
कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। छोटा सा नाम है, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं विशेष रूप से, क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन यथार्थ रूप में देखें तो बड़ा नाम है ये, ध्यान रखना। क्या है, द गवर्नर लिख रहा हूं मैं नंबर 2 पे, द गवर्नर, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। वस्तुतः इस नाम से फरमान जारी किया गया था। क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। और वस्तुतः देश कौन सा है, ब्रिटेन। कंपनी की स्थापना कब हो रही है, 1599। दोस्तों ध्यान रखना, जिस हम यथार्थ रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना की बात करते हैं तो वो व्यवस्थित रूप में तो आगे चल करके आई, लेकिन हम एक तरीके से ये मान लेते हैं कि साहब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो भारत में कब हो गई, 1599। यथार्थ रूप में ऐसा नहीं है। यथार्थ रूप में क्या है, वस्तुतः कई जगह आपको देखने को मिलता है कि 213 साझेदार थे, और वस्तुतः कई जगह आप लोगों को देखने को मिलता है कि 217 लोगों का एक समूह था जो कि ईस्ट इंडीज, है ना, जो पूर्वी एशिया देश थे, इन देशों के साथ में व्यापार करना चाहते थे। और इस व्यापारिक समूह जो था, ये जो संगठन था 217 लोगों का, इस 217 लोगों के समूह में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी शामिल थी, और इसीलिए उसने एक घोषणा पत्र जारी किया था। आगे बात समझ क्लियर है ना, जो कि एक तरीके से फरमान था जिसे हम राजलेख बोलते थे। आगे चल करके इसको चार्टर के नाम में, है ना, चार्टर बोलो या राजलेख बोलो, तो वस्तुतः ये तो इस रूप में आए। आगे चल करके धीरे धीरे इसने एक बहुत बड़ी जो है व्यापारिक कंपनी के रूप में अपने आप को क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। विशेष रूप से जाकर के 17वीं शताब्दी, क्या चीज, 17वीं शताब्दी। और आगे हम बात करेंगे 1717 में जब बात करूंगा मैं फर्रुखसियर की, और उसके बाद में 2 प्रमुख युद्ध, जहां हम अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। 2 प्रमुख युद्ध कौन कौन से, एक प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। तो इन दोनों युद्धों के बाद में एक तरीके से पूर्ण रूपेण यदि हम बात करें ब्रिटिश साम्राज्य की या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की, तो एक तरीके से जो है ये प्लासी और जो बक्सर का जो युद्ध था, इस युद्ध के बाद में ये संपूर्ण रूप से अस्तित्व में आए। प्रारंभ में जो इसका जो एक तरीके से नाम था, ये एक तरीके से क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कौन से देश की, ब्रिटेन की। स्थापना 1599, कब हुई, 1599। नंबर 3 पे बात करें तो ध्यान दीजिए, नंबर 3 पे मैंने कहा ना डचों की कंपनी आई। किसकी आई, डचों की कंपनी आई। तो ध्यान रखना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 3 क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से देश की थी, तो हॉलैंड या नीदरलैंड। वस्तुतः जो डच थे ये हॉलैंड की जगह, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। कौन, डच। और स्थापना कब हुई है भारत में, 1602 में। स्थापना कब हुई है इसकी, डच कंपनी की, 1602 में। तो ये विशेष महत्वपूर्ण तथ्य है आप लोगों के लिए। फिर मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि प्रश्न बनता है तो यहीं से बनता है। उसके बाद में डेनिश, क्या चीज,
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कहाँ की? तो डेनमार्क की या डेनिश की, ठीक है, डेनमार्क। क्या चीज? डेनमार्क। बात करें इसके स्थापना वर्ष की तो ध्यान रखना 1616। स्थापना कब हुई है इसकी? 1616 ईस्वी में, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। उसके बाद में कंपनी द इंडस ओरिएंटलेस, कंपनी द इंडस ओरिएंटलेस, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, ध्यान रखना। वस्तुतः यदि हम बात करें तो ये कंपनी किसकी है? फ्रांसीसियों की। किसकी है? फ्रांसीसियों की। और इस कंपनी की स्थापना 1664 में। फ्रांसीसी थे ये। कौन थे? फ्रांसीसी। आगे चल करके अंग्रेजों के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों की बात करेंगे, जहां कर्नाटक युद्धों की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और इनकी जो स्थापना हुई वो कब हुई है? 1664 में, 1664 में। लास्ट में आपको मिलता है क्या? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ध्यान रखना क्या चीज? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई जगह आप लोगों को नाम देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन विशेष रूप में ध्यान रखना, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका, ठीक है। आपको यहीं तक ध्यान रखना है। कहां तक? फ्रांसीसियों तक। उसके पीछे कारण है। क्या कारण है बेटा? उसके पीछे कारण यह है कि वस्तुतः ये जो स्वीडन वाले जो लोग थे या स्वीडिशों की यदि हम लोग चर्चा करें तो इनका जो व्यापारिक जो क्षेत्र था ना, ये चीन तक ही सीमित था। कहां तक सीमित था? चीन तक ही सीमित था। इसलिए जब भारत में ज्यादा कोई इन्होंने ना तो इस तरीके की चीजें की है ना, और ना इनका कोई ऐसे व्यापारिक कंपनी की प्रामाणिक रूप में हम लोग बात नहीं करते। लेकिन कई जो आपको गाइड वगैरह है उसमें आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है क्या कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, 1731 में सबसे अंत में। तो एक तरीके से इसको थोड़ा सा मोटा मोटा दिमाग में ध्यान रखना। यदि प्रश्न आपका आता है तो वो यहीं तक। कहाँ तक? यहीं तक। तो हमने देखो बात कर ली डचों की, डचों के पतन की भी बात कर ली। भारत में डचों माफ करना पुर्तगालियों की, है ना। तो पुर्तगालियों के किस प्रकार से आगमन हुआ, पुर्तगालियों की क्या देन थी, है ना, ये सारी की सारी बात कर ली। अब जो हमारा विशेष जो तथ्य बन जाता है, अब हम बात करते हैं डच, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद में जो भारत में आए वो कौन आए थे? डच आए थे। कौन आए? डच आए। पुर्तगालियों के बाद में आपके भारत में कौन आए? डच आए, ठीक है। बात करते हैं हम लोग डचों की। देखिएगा, सुनिएगा, 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में। अब ये मैं वापस नहीं लिखवाऊंगा कि भाई डच जो है अंग्रेजों से पूर्व आई, लेकिन व्यापारिक कंपनी की स्थापना अंग्रेजों के बाद में हुई। मैं आपको लिखा चुका और बता भी चुका। अब तक तो आप लोगों कईयों को याद भी हो गया होगा। 1602 ईस्वी में डच संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, और प्रस्ताव पारित करने के साथ ही साथ वारिंग दे ओस्ते इंडीसे, वारिंग दे ओस्ते इंडीसे, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं क्या चीज? क्या बोलते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वारिंग दे ओस्ते इंडीसे, या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसकी क्या करी? स्थापना की, ठीक है। इसकी क्या की? स्थापना। यहीं पे यदि आप लोग वारिंग दे ओस्ते इंडीसे, या जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ठीक है। आगे बात है, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो इस कंपनी की स्थापना कब की गई? 1602 में डच संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, और प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ इस कंपनी की क्या कर दी? स्थापना कर दी। क्या था प्रस्ताव में? तो प्रस्ताव में विशेष रूप से पहली बात यह थी कि हॉलैंड की संसद ने
इस कंपनी को 21 वर्षों है तो भारत और पूर्वी एशियाई जो देश थे, इन पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। पहली चीज देखिए कि पहली बात क्या कि 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में क्या चीज, डच संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर वारिंगदे ओस्ते इंडी से या ध्यान रखना यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, की स्थापना की। पहली चीज, कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1602 में। कब हो रही है? 1602 में। अब वस्तुतः ये जो प्रस्ताव था, बात करते हैं कि प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी, प्रस्ताव में क्या क्या चीजें थी। तो ध्यान रखना कि इस कंपनी को 21 वर्षों हेतु भारत व पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। कितने वर्ष के लिए बेटा? ध्यान रखना 21 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए। साथ ही साथ व्यापार के साथ में दूसरा बिंदु याद रखना कि व्यापार, ना केवल ये व्यापार करेंगे, व्यापार के साथ इस कंपनी को और क्या क्या अधिकार प्रदान किए गए वो भी ध्यान दो। व्यापार के साथ साथ इस कंपनी को और क्या क्या अधिकार? युद्ध करने का अधिकार, क्या चीज? युद्ध करने, संधि करने। क्या चीज? युद्ध करने, संधि करने। भारत में वो युद्ध कर सकते थे, पूर्वी एशियाई देशों में युद्ध कर सकते थे, वो संधि कर सकते थे, क्षेत्रों पर अधिकार कर सकते थे, क्षेत्रों पर अधिकार कर सकते थे, क्षेत्रों पर अधिकार करने। भारत में नए दुर्ग या कोठी स्थापना का भी अधिकार प्रदान किया गया। ध्यान रखना कि भारत में नए दुर्ग वे कोठी की स्थापना, कोठी की स्थापना का अधिकार भी प्रदान किया गया। अब देखिएगा
आगे ली बात क्या, नंबर 3, इस जो कंपनी की स्थापना की गई, इस कंपनी का संचालन 17 सदस्यों को एक बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। कंपनी का संचालन, ध्यान रखना, कंपनी का संचालन 17 सदस्यों के एक बोर्ड के द्वारा, 17 सदस्यों के एक बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रस्ताव में चीजें थी। वापस ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं डच कंपनी की, किसकी, मैंने आपको कहा कि 1602 में डच संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया और वारिंगडे ओस्ट इंडीसे कंपनी की क्या कर दी, भारत में इसकी स्थापना कर दी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसकी स्थापना कर दी गई। अब इसके प्रस्ताव में क्या क्या चीजें रखी गई, ध्यान रखना कि एक तो इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। साथ ही साथ इस कंपनी को और क्या क्या अधिकार दिए गए, भारत में युद्ध कर सकते थे, एशिया देशों में कहीं पर भी युद्ध कर सकते थे, संधि कर सकते थे, क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर सकते थे, भारत में नए दुर्ग और कोठियों की स्थापना कर सकते थे। ठीक है, आगे बात समझ। और इस संपूर्ण कंपनी का जो संचालन है वो कितने सदस्यों के द्वारा, 17 सदस्यों के एक बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक नोट लगा के एक विशेष बात याद रखना कि नोट 1595 ईस्वी में, 1595 ईस्वी में सर्वप्रथम कॉर्नवालिस द हस्तमान नामक नाविक भारत आया। पूछा जा सकता है कि भारत आने वाला प्रथम नागरिक या प्रथम नाविक कौन था, तो कॉर्नवालिस द हस्तमान प्रथम डच यात्री था या प्रथम डच नागरिक था, या हम बात करें डच नाविक था जो कि कहां पर आया था, भारत आया। क्या आया, भारत आया। 1602 में जो है डच कंपनी की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। ये सारी की सारी बात हमने लोगों ने बात कर ली। अब आगे की बात करते हैं। देखो 1605 ईस्वी में, कब, 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और पराजित करने के साथ ही साथ अंबियाना व मसाला द्वीप इंडोनेशिया, अंबियाना व मसाला द्वीप इंडोनेशिया के ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये अंबियाना मसाला द्वीप, जो मसाला द्वीप था, ये वस्तुतः ध्यान रखना कि लौंग और जायफल, क्या चीज, लौंग और जायफल के लिए क्या हुआ करता था, प्रसिद्ध हुआ करता था। 1605 ईस्वी में ही इन डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना, एक तरीके से बात करें तो कहां पर की, मुसलीपट्टनम में। कहां पर की, मुसलीपट्टनम में। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विशेष बात बन जाती है कि 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अंबियाना वे मसाला द्वीप
इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखना, ये जो था ये वस्तुतः लोंगवे, लौंग इलायची है ना, लोंगवे जायफल हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है, पहली चीज। 1605 ईस्वी में ही इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है आपका, लिखवा चुका मैं वैसे। 1605 ईस्वी में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में स्थापित की। जहां से यह नील का निर्यात करते थे। किसका निर्यात करते थे? नील का निर्यात करते थे। कौन? डच। ठीक है, देखो यदि यूरोपियों के आगमन से यदि प्रश्न बनता है ना, तो आपका विशेष रूप में क्या प्रश्न बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो यूरोपियों के आगमन के क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है, या इनकी व्यापारिक जो कंपनियां थी उनकी स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, सम्मिलित करने वाला प्रश्न बनता है। और विशेष रूप से जो प्रश्न बनते हैं पुर्तगाली, और ज़्यादा जो आपके प्रश्न बनते हैं वो अंग्रेज़ों से, या फिर थोड़ा सा जो है फ्रांसीसी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। खैर, तो साल 1605 में इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की है? देखो, मछलीपट्टनम में। कहाँ पर स्थापित की है? मछलीपट्टनम में। 1619 ईस्वी में, कब? 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीता, और साथ ही साथ बेटविया नामक नगर की इन्होंने क्या की? स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा कि 1619 ईस्वी में जकार्ता जीत बेटविया नामक, बेटविया ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, नामक नगर की स्थापना की, नगर की स्थापना की। ठीक है, जकार्ता को कब जीता इन्होंने? 1619। 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित करने के साथ मैंने आपको बताया सिलोन द्वीप अर्थात श्रीलंका के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार किया। 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर ध्यान रखिएगा क्या? सिलोन द्वीप किसका नाम था? श्रीलंका, अर्थात क्या है बेटा? श्रीलंका के व्यापार पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो सिलोन द्वीप बोले तो क्या? श्रीलंका। क्या चीज? श्रीलंका। और लास्ट तथ्य एक तरीके से ध्यान रखना कि 1759 ईस्वी में क्या चीज? 1759 ईस्वी में वदेरा, या कई जगह आपको नाम मिलता है वेडेरा या वदेरा, ठीक है, एक ही बात है, ध्यान रखना। वदेरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया,
आगे बात समझ क्लियर है। और इस पराजय के बाद साथ ही डचों का भारत से क्या हो गया था, पतन हो गया। क्या हो गया, पतन हो गया। इस समय जो ये वदेरा का जो युद्ध लड़ा गया, इस समय अंग्रेजी जो गवर्नर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। 1795 ईस्वी तक, कब, 1795 ईस्वी तक अंग्रेजों ने डचों को भारत से पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। नोट कि 1759 ईस्वी में कई जगह नाम मिलेगा वेडेरा, कई जगह आपको नाम मिलेगा वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर, डचों को पराजित कर डचों का भारत से पतन कर दिया। ध्यान रखिएगा कि इस युद्ध का नेतृत्व, इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने किया। सत्रह सौ 95 ईस्वी तक, 1795 ईस्वी तक डचों का भारत से पूर्ण रूप से दमन हो गया। पूर्ण रूप से क्या हो गया, दमन हो गया। ठीक है, आगे बात समझे। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, भारत में डचों के द्वारा स्थापित कोटियों की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला ही बेसिक आपका यदि प्रश्न बनता तो वही बनता है कि प्रथम कोटि कहाँ पर स्थापित की। ठीक है, बाकी पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में डचों द्वारा स्थापित व्यापारिक कोठियां, व्यापारिक कोठियां। ठीक है, कोठियां मतलब क्या, कारखाना। क्या चीज, कारखाना। नंबर 1 बात करें तो मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम क्या है, मुसलीपट्टनम। इस व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की गई, 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि यहाँ से नील का निर्यात होता था। मुसलीपट्टनम की यदि हम बात करें तो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नंबर 2 पुलिकट। नंबर 2 जो इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की वो कहां पर की, पुलिकट। ठीक है, और पुलिकट बोले तो क्या, तमिलनाडु। कब स्थापित की इन्होंने, 1610 ईस्वी में। कब स्थापित की, 1610 ईस्वी में। ये बात आप लोग ध्यान रखना। पुलिकट कहां पर बेटा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ठीक है,
आगे बात समझ क्लियर है। उसके बाद यदि बात करें तो सूरत गुजरात, सूरत बोले तो सूरत वाली जो कंपनी की स्थापना की गई वो 1616 ईस्वी में कोठी की, ठीक है। कब? 1616 ईस्वी में। और सूरत की बात करें तो हम लोग क्या चीज? गुजरात। क्या चीज है? गुजरात में जो है इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है। एक लास्ट विशेष बात ध्यान रखना, इसके अलावा कई जैसे जो है कोठियों का उल्लेख मिलता है, जैसे पीपली लाइव आपने मूवी भी देखा होगा, बंगाल, ठीक है ना। यहाँ से मसाले, बारूद, सूती वस्त्र, रेशम, शीशा, अफीम, इन समस्त चीज़ों का ये क्या करते थे? निर्यात करते थे। पीपली का जो है विशेष रूप में 1627 ईस्वी में। और कासिम बाजार बंगाल में भी इन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित की 1658 में। 1658 में। एक चीज ध्यान रखना कि फैक्टर जो है, फैक्ट्रियों का जो प्रमुख हुआ करता था, क्या चीज? कि फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहा जाता था? विशेष बात ध्यान रखना, फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। तो ये हमने बात कर ली। भारत में यूरोपियों के आगमन के संदर्भ में दो लोगों की हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोगों ने बात कर ली पुर्तगालियों की और हम लोगों ने बात कर ली डचों की। अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें थोड़ा सा विस्तारित रूप में हम उसकी बात करेंगे, किसकी? अंग्रेज़ों की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।